दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग ईयर बायोटेक्नोलॉजी के पेपर सेकंड जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, जो कि मेजर, माइनर और इलेक्टिव तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो तीनों में ही लगता है। और इसके हम लोग ऑल यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसका आंसर नोट्स पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा इसके बारे में बताएंगे और आपको वीडियो लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे इसके बारे में बताएंगे। सारी डिटेल्स जो होंगी आपको हिंदी में दी जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आप लोगों को आंसर नोट्स पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो मैंने बताया कि आपको वीडियो लेक्चर, तो मैंने ये जितने भी बायोटेक्नोलॉजी की जितने भी यूनिट्स हैं सबको कवर करा रखा है। तो उसके वीडियो लेक्चर अवेलेबल है मेरी प्लेलिस्ट में, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक होगी, उसको क्लिक करिएगा। फिर जो आपको पढ़ना होगा उस वीडियो में क्लिक करिएगा। देन उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आप लोगों को उसका नोट्स मिल जाएगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये जो आंसर के नोट्स हैं वो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और फिर अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी यूनिट फर्स्ट से। तो इसमें जो है फर्स्ट क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जिनको हम लोगों को अति लघु उत्तरीय में, जिसकी शब्द सीमा जो होती है 50 होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है, फादर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आपको इसके बारे में 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। आपको जैसे मैंने बता रखा है कि फर्स्ट यूनिट मैंने पूरी कवर करा रखी है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं तो आपको बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लीजिएगा, साथ साथ वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और नोट्स मिल जाएंगी तो आप लोग जल्दी से याद भी कर सकते हैं। 2-3 दिन भी होंगे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि नोट्स में जो होता है इंसान को आसान भाषा लिखी हुई होती है तो ज़्यादा समझ में आता है। जैसे बुक की भाषा हो गई थोड़ी कठिन होती है तो उसे नहीं समझ में आ पाता है, तो आप नोट से देखेंगे तो उसमें आसान भाषा का मैंने यूज़ भी कर रखा है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, तो आप देख लीजिएगा ज़रूर। फिर दूसरा क्वेश्चन है फंजाई क्या है, व्हाट आर फंगी, ये फंजाई क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, मतलब जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट है सूक्ष्म जैविकी तथा इसके कार्य क्षेत्रों को विस्तार से समझाइए, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स स्कोप इन डिटेल्स। तो आपको सूक्ष्म जैविकी के जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में बताना है और सूक्ष्म जैविकी क्या होती है इसके बारे में बताना है। ठीक है, इसको जो होता है 300 वर्डों में लिखना पड़ता है, अर्थात 2 से 3 पेज तो इसको आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो इसको मैंने पढ़ा रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं किस टाइप से करना है। फिर आ जाते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप, जिसको तो आपको 5 से 6 पेज में करना मस्ट होता है, क्योंकि इसमें शब्द सीमा जो होती है 500 वर्डों की होती है और यूनिवर्सिटी के हिसाब से कहीं इसमें 14 नंबर का आता है, कहीं 17 नंबर का आता है, तो फिर उस हिसाब से तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो सूक्ष्म जैविकी के इतिहास तथा विकास पर एक निबंध लिखना है आपको, राइट एन एसे ऑन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैंने जो वीडियो लेक्चर दे रखा है उसमें देख लीजिए, वीडियो ना भी देखिएगा तो आप लोग नोट्स देख लीजिएगा जरूर, टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगी। मैं चैनल की जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद निम्नलिखित वैज्ञानिकों का सूक्ष्म जैविकी के क्षेत्र में योगदान, मैंने लगभग 9 से 10 वैज्ञानिक पढ़ा रखे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने केवल उनका नाम लिखा, जैसे कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हो गए, लुइस पास्चर हो गए, रॉबर्ट कोच हो गए और एडवर्ड जेनर हो गए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे तो आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, ये आता है कि जीवाणु को परिभाषित कीजिए एवं इसके लक्षण लिखिए। तो जीवाणु जो होती है बैक्टीरिया, तो डिफाइन बैक्टीरिया एंड गिव इस कैरेक्टरिस्ट। तो आपको बैक्टीरिया के जो सामान्य लक्षण होते हैं उनके बारे में बताना है और जीवाणु आखिरकार होते क्या है इसके बारे में बताना है। फिर हमारा क्वेश्चन चौथा आ जाता है कि जीवाणु की कोशिका संरचना को संक्षेप में समझाइए। मैंने ये सारी चीज़ें आपको करा रखी है, आप मस्ट है कि वीडियो देख लें, नोट्स आप लोग देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, कोई चिक चिक पिक किक करने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। फिर वायरस के बारे में भी आपको इसकी क्या संरचना देख लेनी है और इसकी परिभाषा देख लेनी है और इसके
इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। फिर क्या हो जाता है, TMV, ये भी एक वायरस होता है जिसको बोला जाता है टोवेक मोज़ेक वायरस, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो जाता है हमारे यूनिट फर्स्ट का, टॉपिक फर्स्ट का। फिर हमारी यूनिट फर्स्ट में ही टॉपिक सेकंड भी आता है, जिसको क्या बोला, टॉपिक सेकंड का क्या नाम था, कल्चर प्रिपरेशन था शायद ना। तो उसमें आप लोगों को कल्चर को परिभाषित कीजिए है और कल्चर मीडिया क्या होता है, इन दोनों को परिभाषित कीजिए, डिफाइन कल्चर एंड कल्चर मीडिया। तो इन दोनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मैंने कुछ माध्यम पढ़ा रखे हैं उसमें, जैसे कि कल्चर मीडिया हो गया, आइडियल मीडिया, कैरेक्टर्स, एक आदर्श माध्यम की विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है। और ये सिंथेटिक मीडिया हो गया, सिंपल मीडिया हो गया, इनरिचमेंट मीडिया हो गया, और सिंक्रोनस मीडिया हो गया, और कंटिन्यूअस कल्चर हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो इसमें भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग वीडियो देखें या तो फिर नोट्स देख लें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद इधर शायद मैंने जो होता है बुक है मेरे पास, उसी से मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, क्योंकि इस बुक में भी लिखा हुआ है प्रोबेबली एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और संभावित यही क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों के लिए बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये सूक्ष्म जैविकी की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक मानी जाती है। तो इसी से मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चन आंसर जो है, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक वो किए हैं, क्योंकि मैंने जो इसका यूनिट सेकंड है उसको नहीं पढ़ाया है। तो इसमें मैं आपको मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर आप थोड़ी चीज़ें याद कर ले, शायद आ ही जाए कुछ क्वेश्चन, तो आप लोग ज़रूर याद करके जाइएगा, इसको भी छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। तो वृद्धि को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। और यदि आप ज़्यादा याद कर सकते हैं, आपके पेपर में ज़्यादा गैप है, तो फिर आप लोग ये भी चीज़ें याद कर लीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नहीं है तो फिर आप ये लिए याद कर लीजिएगा। संक्षिप्त टिप्पणी में आपको सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएंगी क्या होती है, फिर कुछ कुछ तो आप खुद से भी बना सकते हो। तो बैक्टीरियल विकास हो गया, वृद्धि दर हो गया, बैक्टीरियल जनरेशन तथा द्विगुणन समय, विशेष वृद्धि दर क्या होती है, उपज मापन क्या होती है, वृद्धि चक्र क्या होता है, मृत्यु दर क्या होती है, इसके बारे में हो गया। और ये स्थिर अवस्था क्या होते हैं, मोनो ऑक्सी वृद्धि चक्र क्या होता है, डाई ऑक्सी वृद्धि चक्र क्या होते हैं, तुल्यांक वृद्धि चक्र क्या होता है, वृद्धि संवर्धन क्या होता है, सतत संवर्धन क्या होता है, और कीमोस्टेट्स क्या होते हैं, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। बस आप लोग इतना देख लीजिएगा। इतने में अगर आता है इस यूनिट से कुछ, तो ये इतने में तो आ ही आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, जीवाणु वृद्धि चक्र के विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तभी आप लोग इस यूनिट को कवर करिएगा, नहीं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ये जो टिप्पणी वाला पॉइंट है ना, वो थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिएगा, जिससे आपके दिमाग में एक आइडिया रहे कि हाँ ये चीज़ें हैं। नहीं है ज़्यादा टाइम तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट आप लोग इधर मत करिएगा। फिर ये यूनिट सेकेंड का जो है टॉपिक सेकेंड है, तो इसमें क्या आपको याद कर लेना है, वाइवल काउंट्स क्या होते हैं, और इधर संक्षेप टिप्पणियों में जो दे रखा है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सेल माउस काउंट, सेल नंबर डिटर्मिनेशन, एम्पियन काउंट्स, सेल एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक काउंट्स मेथड, सेल इलेक्टिविटी डिटर्मिनेशन, ब्रेड स्मीयर मेथड, इन सबको आप लोगों को याद कर लेना है। और यहाँ पर ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, तो आपको ये हेमीसाइटोमीटर विधि क्या होती है संक्षेप में समझाइए, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड यूनिट पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सारे नोट्स आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, सारी चीज़ें रिवीजन कर लीजिएगा। और हमारी थर्ड यूनिट जो है बेसिक ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है, वो हमारे जो 12th का लैब चैप्टर था उससे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। तो आप लोग को बस एक बार नोट्स पढ़ना है, पूरी चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें तो जितने इंपॉर्टेंट दे रखे हैं आप सारे क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, और मैंने जो पढ़ा रखा है उसके नोट्स जरूर कवर कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा वो नहीं हो, क्योंकि 12th में तो बहुत ज़्यादा पढ़े थे आप लोगों ने, तो उसमें सारी चीज़ें आपकी वैसे भी कवर होंगी, बस एक बार रिवीजन करने की देरी है। रिवीजन करेंगे नोट से देख करके सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो क्या करना है, इनको परिभाषित करना है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। इम्यूनिटी क्या होती है, फैगोसाइट्स क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, लिम्फोटिक सिस्टम क्या होते हैं। फिर इसको थोड़ा लघु उत्तरीय क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाना है। इम्यूनिटी क्या होती है, इसकी क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए। विभिन्न प्रकार की इम्यूनिटी पर विस्तृत वर्णन कीजिए। तो एक्टिव इम्यूनिटी तथा पैसिव इम्यूनिटी, प्रकृति के एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपको अंतर इसमें स्पष्ट करना है। तो अंतर तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आप अंतर याद करेंगे तो क्या होगा ना कि आपको एक्टिव इम्यूनिटी भी बनने लगेगी, पैसिव इम्यूनिटी भी बनने लगेगी, प्रकृति की इम्यूनिटी भी बनने लगेगी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बनने लगेगी। तो इससे आपके 4 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, साथ साथ आपकी क्या होगा कि अंतर भी याद हो जाएंगे। तो अंतर जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये इम्यूनोलॉजिकल घटक आपको याद करना होगा तो करिएगा, नहीं तो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
ठीक है। फिर इम्यून सिस्टम के विभिन्न प्रकार की कोशिका, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये जरूर याद कर लीजिएगा। और ये लिम्फोसाइट्स क्या है, इसके प्रकार तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर ये तो लिम्फो सिस्टम के जो घटक हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपको संक्षिप्त टिप्पणी जो दे रखी है उसको जरूर याद करना। क्या होता है स्प्लेन, क्या होती है लिम्फेटिक सिस्टम, क्या होता है लिम्फ नोड, क्या होती है लिम्फ वेसल्स, क्या होती है लिम्फोसाइट्स, क्या होती है इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट्स हो गए, टी कोशिकाएं, वी कोशिकाएं, टी कोशिकाओं के प्रकार, टी कोशिकाओं और बी कोशिकाओं के मध्य अंतर। तो आप लोग इतनी चीज़ें क्लियर कर लीजिए और इतने ज़्यादा क्वेश्चन देख के घबराइएगा नहीं। पहले आप लोग नोट्स देखिएगा, उसके बाद अब जब आप एक बार खुद ही पढ़ेंगे तो आपको 12th का पूरा जो होगा तो याद आने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, कोई कठिन चीज़ें नहीं हैं। तो घबराइएगा मत कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आराम से अच्छे से याद करिएगा, आपका क्वेश्चन पेपर भी अच्छा जाएगा। फिर इम्यून सिस्टम क्या है, मनुष्य में इम्यून सिस्टम को संक्षिप्त रूप में समझाइए, इम्यूनिटी को परिभाषित कीजिए। जब आप ये 4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, याद कर लेंगे, तो आपके जो ये अति लघु उत्तरी, दीर्घ और लघु उत्तरी, वो पूरे वैसे भी सिस्टम पूरे कवर हो जाएंगे आपके। फिर प्रतिरक्षा प्रणाली में शामिल होने वाले अंग को संरचना वर्णन प्रकार के बारे में बताइए, मुख्य लिम्फोइड अंग को संक्षेप में बताइए। तो ये हो जाएगा यूनिट 3 से। फिर यूनिट 4 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट 4 का टॉपिक फर्स्ट है। इसमें क्या एंटीबॉडी एंटीजेंस भी आप लोग 12th में पढ़ चुके होंगे, तो इसमें भी बस आपको एक बार रिवीजन की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो इनको परिभाषित करना है, एंटीजेंस हो गया, एंटीबॉडी हो गया, इम्यूनोग्लोब्यूल्स हो गया। फिर लघु उत्तरी क्वेश्चन में वही एंटीजेंस क्या है, इनके कार्यों को समझाइए, एंटीजन की संरचना स्वरूप को समझाइए। आप एंटीजन के बारे में पढ़िए, 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। फिर आप क्या एंटीजेंसिटी, ये एंटीजन में ही पाई जाने वाली एक क्षमता होती है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। फिर एडजुवेंट्स क्या होते हैं उसको, फिर एंटीबॉडी क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी की भूमिका समझाइए। फिर एंटीबॉडी की संरचना को बताइए। फिर इम्यूनोग्लोबिन को परिभाषित कीजिए, एंटीबॉडी के विभिन्न कार्य। तो आपको क्या करना है, एंटीजन याद करना है, एंटीबॉडी पूरा याद कर लेना। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सारे कुछ कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी हो गया, इम्यूनोग्लोबिन्स हो गया, IgA हो गया, IgM हो गया, IgD हो गया, IgE हो गया, और ये एंटीजन हो गया, हेप्टोन हो गया, एपिटोन्स हो गया, एडजुवेंट्स हो गया। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स जो है इनको सबको बता रखा है, आप जरूर देखिएगा। फिर दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में आ जाएगा इम्यूनोग्लोब्यूल्स को परिभाषित कीजिए, इनकी संरचना, हेट्रोजेंसिटी, प्रकारों कार्यों को समझाइए। फिर इम्यून सिस्टम में एंटीजन की संरचना, विशेषता और कार्य पर। तो वही मुख्यतः सारी चीज़ें किस पर केंद्रित है, आपको भी क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि एंटीजन और एंटीबॉडी पर केंद्रित है सारी चीज़ें। तो आप एंटीजन एंटीबॉडी नोट से पढ़ लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जितने भी क्वेश्चन हैं। फिर यूनिट 4 का टॉपिक सेकंड है इम्यून रिस्पांस। हमारी जो ये तो एंटीबॉडी और एंटीजेंस हो गए, क्या इसी के कारण क्या होती है, इम्यून हमारा प्रतिक्रिया करता है। तो इम्यून रिस्पांस क्या करता है उसके बारे में भी मैंने पढ़ा रखा है, तो उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो अति लघु उत्तरी में क्या है, विभिन्न प्रकार की इम्यूनिटी के बारे में लिखिए, इम्यूनिटी को परिभाषित कीजिए। ह्यूमरल इम्यूनिटी से आप क्या समझते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसके बारे में आपको बताना है। फिर दीर्घ उत्तरी में वही था, उसमें मुख्यतः आपको क्या बताना है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बताना है और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो आपको ये जो 4th यूनिट का टॉपिक सेकंड है उसमें 2 चीज़ें याद कर लेनी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है। तो ये पूरी यूनिट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आ जाता है हमारा यूनिट 5 आ जाता है, जिसके 3 टॉपिक्स हैं। कौन कौन सा, माइक्रोबियल और इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स एंड वैक्सीन। तो इसके टॉपिक 3 हैं। तो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट जो है उसमें आप लोगों को क्या बताना है, सूक्ष्म जैविक तकनीकी को परिभाषित कीजिए और सूक्ष्म जैविक उपसला। तो इसमें क्या होता है, इसमें 3-4 तकनीकी हैं, बस आपको उसके बारे में पढ़ लेना। जैसे कौन हो गया, लेमिनार एयर फ्लो हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया, ऑटोक्लेव हो गया। इन तीनों चीज़ों को आप लोग विस्तार में पढ़ लीजिएगा और ये तकनीकी होती क्या है बस इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये भी मैंने पढ़ा रखा है, उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के नीचे, तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएंगे। इसमें इन तीनों के अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना तो है ही टॉपिक में, इससे ज़्यादा आप क्या ही पढ़ोगे। जैसे कि यहाँ पर भी दे रखा है, दीर्घ उत्तरी में क्या पूछा है इसमें, लेमिनार एयर फ्लो क्या है, सूक्ष्मजीवी प्रयोगशाला में इसे क्यों उपयोग किया जाता है, इस उपकरण की बनावट व उपयोग को समझाइए। फिर उसके बाद क्या है, ऑटोक्लेव का वर्णन कीजिए, इसके उपकरण की बनावट, कार्यप्रणाली, सिद्धांत, उपयोग बताइए। संक्षेप में हॉट एयर ओवन क्या होता है, उसके सिद्धांत और उपयोग को बताइए, ठीक है।
फिर उसके बाद जो आता है यूनिट 5 का टॉपिक सेकंड आता है, इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स आती है। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, उसके बारे में आप पढ़ लेंगे तो पूरी चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी। फिर इसमें क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच इंट्रैक्शन होता है, उसको समझाना है। सीरोलॉजी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच जो इंट्रैक्शन होता है उससे आप क्या समझते हैं, यही सेम क्वेश्चन। इसको आपको अगर ये अति लघु उत्तरी में आता है तो आपको थोड़ा छोटा लिख देना है, लेकिन लघु उत्तरी में आता है तो आपको थोड़ा बड़ा लिख देना है, ठीक है। वही सेम चीज़ें हैं। फिर सीरोलॉजी भी आप थोड़ा सा पढ़ ही लीजिएगा, क्या पता ही जाए। फिर उसके बाद क्या होता है, इम्यूनो ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर ये जो टिप्पणियाँ हैं वो याद करें। एक तो एलिजा हो गई, और इम्यून इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, एलाइजा परीक्षण हो गया, रेडियो इम्यूनोसिस हो गया, ये सारी चीज़ें याद कर लीजिएगा। फिर से तकनीक क्या आ जाएंगी, ये देखिए। ये क्वेश्चन, एंटीजन एंटीबॉडी की किन्हीं 5 इंट्रैक्स विधियों का वर्णन कीजिए। क्या आ गया, लघु उत्तरी में भी आ गया, अति लघु उत्तरी में आ गया और दीर्घ उत्तरी, तीनों में आ गया। तो आप लोगों को जिस क्वेश्चन में आएगा, जैसे आएगा उस हिसाब से आपको लिखना है। यदि अति लघु उत्तरी में आता है तो उसको आपको 50 शब्दों में लिखना है। लघु उत्तरी में आता है 300 से शब्दों में, और दीर्घ उत्तरी में आता है तो 500 से अधिक शब्दों में आपको लिख देना है, ठीक है। एलाइजा आपको बता ही चुका, एलाइजा के बारे में पढ़ लीजिएगा। और फिर ये इम्यूनोब्लॉटिंग को परिभाषित कीजिए, और इम्यूनोब्लॉटिंग की प्रक्रिया और अनुप्रयोग देखिए। तो सेम मिलते जुलते वही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर, उसमें छोटा इसमें बड़ा, तो वही चीज़ है। फिर ये लास्ट अपन का यूनिट का टॉपिक थर्ड है, लास्ट है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन नहीं पढ़ा रखा है तो इसका मैं आप लोगों को क्या कर दूंगी, टेलीग्राम में PDF सेंड कर दूंगी, फोटो सेंड कर दूंगी, तो उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नहीं तो आप लोग सर्च करके भी पढ़ लीजिएगा, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताना है आपको कि वैक्सीन क्या होती है, अति लघु उत्तरी में पूछ सकता है। फिर वैक्सीन पर संक्षेप टिप्पणी, तो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, टॉक्साइड्स क्या होते हैं, एंटीजन वैक्सीन क्या होती है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन। तो मैं आपको ये पूरा भेज दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर ये दीर्घ उत्तरी में क्या है, वैक्सीन क्या है, संक्षिप्त में परिभाषित कीजिए, वैक्सीन को परिभाषित कीजिए और इसकी प्रक्रिया को समझाइए। और तीसरा, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या है, संक्षेप में लिखिए। अगर आप लोग अपनी नोट्स बनाए होंगे तो आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा, और अगर आप लोग अपनी नोट्स नहीं बनाएंगे तो मेरे वीडियो लेक्चर देख करके और फिर आप नोट्स से पढ़ लीजिएगा, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, सारा पेपर अच्छे से जाएगा। और यदि कोई डाउट है, आपको कोई परेशानी हो रही है, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूँगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।